ये सारे बच्चों आप लोगों का सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन का अकाउंट्स का पेपर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर, अगर आप लोगों का एग्जाम अभी चल रहा है, ऑनगोइंग है, तो प्लीज कृपया करके आपने वीडियो अभी नहीं देखना है, क्योंकि जबरदस्ती आप और कंफ्यूज हो जाओगे। आपने क्या लिखा था सर, यहाँ पे वीडियो में क्या बता रहे, तो इसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपने फटाफट से आपका अगला पेपर यानी लॉ के पेपर की आपने पढ़ाई करना है। जिस दिन आपके चारों के चारों पेपर खत्म हो जाएंगे सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन के, उसके बाद आपने ये पूरा वीडियो अच्छे से देख लेना। और जो बच्चों का भी कोई एग्जाम नहीं है, डेफिनेटली आप लोग तो ये वीडियो देख ही सकते हो। सो आ जाओ हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दिस साइड CA CS हरीश अशोक मथारिया, और मैं आप लोगों का दिसंबर 23 का अकाउंट्स का पेपर यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। पेपर काफ़ी लेंदी था बट इजी था, ऐसी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी कि जो बच्चों को नहीं आ सकती है। सारा का सारा पेपर अच्छा गया है, जो भी हमारे बच्चे पढ़ाए हुए थे सभी का पेपर काफ़ी अच्छा गया है। चलो हम लोग फटाफट से डिस्कस करते हैं। जी हाँ, लेंदी था पेपर, ऐसे समझो 3.5 घंटे का पेपर 3 घंटे में सॉल्व करना था, एज पर माई ओपिनियन। डन, चलो हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा। सो सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो कि एक कंपलसरी क्वेश्चन था, राइट, जिसमें आप लोगों को क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1A, स्टेट विथ रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपने ट्रू है या फॉल्स है ये भी लिखना है और साथों साथ रीजन भी लिखना है। सबसे पहला वाला था बेटा इसके अंदर में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट डिस्क्लोज ऑल द रिलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद द फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। जी हाँ बेटा, बिल्कुल सही है। फिनेंशियल स्टेटमेंट ने सारी रिलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है, ऐसा किसने बोला है, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट ने। यस और नो? सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड, द गेन फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट इज एडेड टू द रेवेन्यू। यहां तक तो सही है, कैपिटल एसेट बेचने के बाद जो भी गेन होता है वो हम लोग रेवेन्यू में ऐड करते हैं। बट आगे क्या लिखा है, टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ये गलत बात कर दी। हम लोग गेन फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट ऐड करते हैं, बट क्या कैलकुलेट करने के लिए, टू कैलकुलेट नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। क्योंकि कैपिटल एसेट बेचना ये बिजनेस का ऑपरेशन नहीं है, कैपिटल एसेट बेचना है बिजनेस का ऑपरेशंस नहीं है। सो हम लोग गेन फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट ऐड करेंगे, बट क्या कैलकुलेट करने के लिए, टू कैलकुलेट नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और यहां पे बोला है टू कैलकुलेट, टू असर्टन द नेट प्रॉफिट, इसीलिए ये फॉल्स है, इसीलिए फॉल्स है। हम लोग गेन ऐड करते हैं रेवेन्यू में, बट टू कैलकुलेट नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नॉट नेट प्रॉफिट। यस और नो? इसीलिए ये फॉल्स है। करेक्ट मैंने आपको बता दिया कि नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए गेन फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स कैपिटल एसेट ऐड करते हैं, बट हम लोग नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए गेन फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट ऐड नहीं करते। सो फॉल्स है। डिप्रिसिएशन इज नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस विच इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर इफ देर इज प्रॉफिट। अगर बिजनेस में, अगर धंधे में प्रॉफिट है तो ही हम लोग डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे, ऐसा ये बोल रहा है, जो कि गलत है। हमें यहां पे लिखना होगा डिप्रिसिएशन इज कंपलसरी एडजस्टमेंट। यस और नो? चाहे सोल प्रोप्राइटरी फर्म हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे एनपीओ हो, चाहे कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो, हर एक को डिप्रिसिएशन चार्ज करना ही होगा। उसके बगैर आपका ट्रू प्रॉफिट आ ही नहीं सकता, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन आ ही नहीं सकती। और ये तो बोल रहा है कि अगर इफ देयर इज प्रॉफिट, अगर धंधे में प्रॉफिट है तो ही डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं है। धंधे में प्रॉफिट हो चाहे ना हो, चाहे आपका लॉस मेकिंग बिजनेस क्यों ना हो, डिप्रिसिएशन तो आपको चार्ज करना ही होगा। इसीलिए ये फॉल्स है। ये तो बोल रहा है कि अगर प्रॉफिट है तो ही हम लोग प्रोवाइड करेंगे। Then sum of ES digit method is an example of accelerated method of charging depreciation. बिल्कुल ट्रू। एक्सेलरेटेड मेथड ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन मतलब इनिशियल ईयर में ज्यादा डिप्रिसिएशन रहेगा एक्सेलरेट करके, और बाद में कम कम होते जाएगा। सो यही है आपका सम ऑफ ईएस डिजिट मेथड। टू ट्रू। देन इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹10 lakh incurred on the new unit in an existing business is a capital expenditure. टोटली गलत बात है भाई साहब। इनॉग्रेशन एक्सपेंस और प्रमोशनल एक्सपेंस, प्री एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो नहीं सकते। बिकॉज टू बिकम अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसकी वजह से या तो कोई एसेट पैदा होनी चाहिए या फिर एग्जिस्टिंग एसेट की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए। अगर किसी खर्चे की वजह से कोई एसेट पैदा हो रही है, एग्जिस्टिंग एसेट की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी बढ़ रही है, तो ही वो कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा। सो इनॉग्रेशन एक्सपेंडिचर कैन नेवर बिकम अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो ये फॉल्स है। ये तो बोल रहा कैपिटल रहेगा, बट ये कैपिटल नहीं रहेगा। इफ फॉल्स।
डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक रिकॉर्ड्स ट्रेड डिस्काउंट। भैया टोटल गलत बात है, ट्रेड डिस्काउंट कहीं पे रिकॉर्ड होता ही नहीं है, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट ये बिल के अंदर ही एडजस्ट होके जो फाइनल बिल का अमाउंट रहेगा उसकी अकाउंटिंग होती है, ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग नहीं होती है। सो ये भी फॉल्स है। ये था आपका क्वेश्चन 1 का ए। देन 1 का बी, ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। नीचे की टर्म्स में देखो क्या क्या बोला है बेटा, कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो भी कॉस्ट लगती है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट लगती है, तो वो लेबर और ओवरहेड कॉस्ट की टोटल कर दूं तो मिल जाएगी कन्वर्जन कॉस्ट। उसके बाद में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड WDB है, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन हर अगले साल कम 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 होते जाएगा। ये किस टाइप की असेट के लिए ज्यादा सुटेबल है, जहां पे असेट के अंदर में हर अगले साल रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ते जाएंगे, और ये वाले मेथड में रेसिडुअल वैल्यू कैन नेवर बिकम जीरो। अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन हर अगले साल कम 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 होते जाएगा। और ये कौन सी एसेट के लिए अच्छा है, जहां पे रिपेयर मेंटेनेंस चार्जेस हर अगले साल बढ़ रहे हैं, तो उस टाइप के लिए ये मेथड यूजफुल है। देन मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, रिकॉर्ड ओनली दोस ट्रांजेक्शन विच कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। देन रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू शुड बी recorded as and when it is realized यानी earned irrespective of actual receipt, actual cash receipt or not। एक्चुअल में आपको कैश मिलो चाहे ना मिलो, जैसे आपने कोई रेवेन्यू अर्न कर लिया, रियलाइज हो गया, आप उसकी अकाउंटिंग कर लोगे, बस ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का कहना है। तो ये था बेटा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 का भी, जो कि एक एक नंबर के लिए एक एक सेंटेंस लिखना था, 4 नंबर के लिए 4। आगे बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन असर्टेन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। भाई साहब ये आपके इन्वेंट्री टॉपिक का क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैंने बच्चों को बता करके रखा था, इन्वेंट्री टॉपिक के ऊपर हर साल एक एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, चाहे छोटा बड़ा कोई ना कोई बोलो। इस बार इजी क्वेश्चन आ गया जस्ट फॉर 4 मार्क्स। आपको कब का इन्वेंट्री दिया बेटा, 31 मार्च 2022 का इन्वेंट्री दिया हुआ है। कब का दिया बेटा, 31 मार्च 2022 का इन्वेंट्री दिया हुआ है 1,47,500। और आपको पूछा कब का है, 31 मार्च 2023 का पूछा हुआ है, मतलब यहाँ पे आगे जाना है, फॉरवर्ड मेथड है, यानी परचेस ऐड करेंगे, परचेस रिटर्न लेस करेंगे, सेल्स लेस करेंगे, बट सेल्स की क्या कॉस्ट, क्योंकि परचेस रिटर्न ये सब एट कॉस्ट है, ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट है, तो सेल्स की भी हम लोग कॉस्ट का ही एडजस्टमेंट करेंगे, तो सेल्स की कॉस्ट लेस करेंगे और सेल्स रिटर्न की कॉस्ट ऐड करेंगे, यस और नो, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। सो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक है 1,47,500, ये मैंने ले लिया। देन कैश सेल क्रेडिट सेल दोनों सेल मिला करके कितनी सेल हो रही बेटा, ये यहाँ पे 550 और 4 लाख, 9,50,000 टोटल सेल हो गया। बट इस सेल के अंदर में एक एबनॉर्मल सेल है, एबनॉर्मल सेल कितने का बेटा, 40,000 का, तो एबनॉर्मल सेल अलग से निकाल करके रख लिया। बचा हुआ नॉर्मल सेल 9,10,000 का है। नॉर्मल सेल के लिए प्रॉफिट परसेंटेज दिया है ऑन कॉस्ट, यानी 9,10,000, अगर ये 125 है तो 100 यानी कितना, ये आ गया। और जो एबनॉर्मल सेल है उसकी कॉस्ट हमें पता है 50,000 का प्रीवियस पीरियड में एक माल परचेस किया था, उसके ऊपर 12,500 हमने ऑलरेडी राइट ऑफ कर दिया था, तो 50 माइनस 12,500 यानी जो एबनॉर्मल सेल हुआ उसकी कॉस्ट है 37,500। सो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट इज इक्वल टू 7,65,500, तो ये आ जाएगा 765,500। ये यहाँ पे परचेस ऐड कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी ऐड कर दिए, परचेस ऐड कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ऐड कर दिए, ये आ गया बेटा आपका क्लोजिंग स्टॉक 4,02,000, राइट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 खत्म, 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, चारों के चारों इजी थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, 2A के अंदर में क्या बोला हुआ है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2022, राइट। सो डेबिट बैलेंस आपको दे दिया है, ओडी बैलेंस दिया है पासबुक का, यानी आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या ले लेना है, पासबुक कितना है, ओडी बैलेंस 2,48,000। उसके बाद में 1 by 1 check of rupees 2,10,000 were issued in the last week of the December, but of these 1,40,000 only were presented in बैंक फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट। 2,10,000 के चेक इशू किए, राइट साइड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, चेक इशू 2,10,000, बट इसमें से क्लियर हुए ओनली 140, पासबुक कम हुआ 140 से, चेक इशू किए 210, पासबुक कम हुआ 140 से, 70,000 का डिफरेंस है। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, यहां पहुंचना है, फिक्स करो लेस करो, वेट अपना आंसर आया लेस, बट जो कि ये ओडी बैलेंस था इसलिए लेस का उल्टा कर दिया मैंने ऐड, 70,000 ऐड कर दिया।
उसके बाद चेक ऑफ 19,200 ड्रॉन फॉर द पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल हैड बीन एंटर्ड इन द कैश बुक एज 29,200। 19,200 की जगह 29,200 लिख दिया, यानी कैश बुक में 19,200 की जगह 29,200 लिख दिया, लेकिन चेक कितने का क्लियर हुआ? ओनली 19,200 का डिफरेंस 10,000। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, राइट हैंड कैश बुक है, फिक्स करो, लेस। अपना आंसर आया लेस 10,000, रिवर्स कर दो, ओडी बैलेंस है ना स्टार्टिंग में, ओडी इसलिए रिवर्स किया, एड 10,000। बस वैसे ही अपना ये फोर्थ वाले का -37,520 है ना, चेक रिसीव्ड 37,520 एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। चेक मिला 37,520 का, हमने कितने बार लिखा बेटा? एक दो बार, लेकिन जो हमें चेक मिला वो पासबुक में कितने बार आया होगा? एक बार। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड, ओडी बैलेंस है, ऐड का उल्टा क्या हो जाएगा? लेस। बस वैसे ही ये सारे मैंने पॉइंट्स आगे लिख दिए। सो आपका कैश बुक का आंसर आ जाएगा 176,780, राइट। यहाँ पे पेमेंट साइड लास्ट में बच्चों को अंडर कास्ट ओवर कास्ट में तकलीफ आता है तो बता देता हूँ। पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाय 12,000। कैश बुक का पेमेंट साइड कम हो गया गलती से, मतलब हमने चेक इशू किया होगा आपको समझाने के लिए, मान लो चेक इशू किया 100 रुपए का, बट मैंने 100 की जगह लिख दिया 90, अंडर कास्ट हो गया, चेक तो पूरा ही क्लियर हो गया रहेगा। तो पासबुक नीचे, कैश बुक ऊपर, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड, अपना आंसर आया ऐड, रिवर्स कर दो लेस, तो लेस 12,000, यस और नो। ये था बीआरएस का आपका 8 मार्क्स का बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। एडजस्टेड कैश बुक इसके अंदर में बनाने के लिए बोला नहीं था, बस आप लोगों को बीआरएस बनाने के लिए बोला था, सिंपल। उसके बाद एबीसी स्पोर्ट्स क्लब हैड द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 2022। इनकम एक्सपेंडिचर दिया था भाई साहब। आज तक क्या होता है, बच्चे जनरली ऐसे क्वेश्चन देख के जाते हैं जहां एनपीओ में क्वेश्चन में रिसीट पेमेंट दिया है और आंसर में इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है, यहां उल्टा कर दिया। इस बार क्वेश्चन में इनकम एक्सपेंडिचर दे दिया, आंसर में रिसीट पेमेंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, यस और नो। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको दे दिया है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022, कैलेंडर ईयर है, जैन से दिसंबर। और उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दे दिए, और लास्ट में बोल दिया कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ओपनिंग आपको दे दिया पिछले पीरियड का क्लोजिंग, यानी इस पीरियड का ओपनिंग 1,08,000, और आपको रिसीट पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने बोला। ये पूरा रिसीट पेमेंट और बैलेंस शीट यहाँ पे मैंने बना करके रखा है बेटा, एक बार देखना जरा। ये एबीसी स्पोर्ट्स क्लब रिसीट पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट, आपके बैलेंस शीट का टोटल आया होगा 41,08,300, बरोबर है। और आपके रिसीट पेमेंट अकाउंट का जो ये है क्या कहते हैं बैलेंसिंग फिगर, क्लोजिंग बैलेंस जो दिया नहीं है, वो आया होगा आपका 1,81,500। तो ये आपका रिसीट पेमेंट और बैलेंस शीट, और उसके लिए मैंने सारी वर्किंग नोट बना करके रखी है, सैलरी, स्टेशनरी, सब्सक्रिप्शन। सर ये कैसे समझा आपको ये वर्किंग नोट बनाना है? बेटा देखो, जो जो इनकम एक्सपेंडिचर के आइटम के ऊपर नीचे बैलेंसेस दिए थे, ये मैंने सबकी वर्किंग नोट बना ली, राइट। जो जो इनकम एक्सपेंडिचर के आइटम के लिए नीचे बैलेंसेस दिए उनकी मैंने क्या बना ली? वर्किंग नोट। और बैलेंसिंग फिगर, कैश आया होगा तो रिसीट पेमेंट के रिसीट साइड में, गया होगा तो पेमेंट साइड के अंदर में, यस और नो। तो ये एक बार देख लो, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। तो एबीसी स्पोर्ट्स क्लब रिसीट पेमेंट अकाउंट और ये बैलेंस शीट, थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट में लिखा, राइट, फटाफट से एकदम पेपर सॉल्व करना था ना आपका। तो उसके बाद ये सारे वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट, ये सारी आपकी वर्किंग नोट है। सैलरी अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग बैलेंस शीट बना लिया क्योंकि ओपनिंग कैपिटल दिया नहीं था, बैलेंसिंग फिगर ही ओपनिंग कैपिटल आया 40,24,000। और ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, फर्नीचर, बिल्डिंग, और ये आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट, रिसीट पेमेंट में बैलेंसिंग फिगर जाएगा 2,24,000, बरोबर है। ये मैंने ये बना लिया बेटा यहाँ पे, राइट। पक्की बात, ये स्क्रीनशॉट आप लोग निकाल लोगे, आपको आंसर देखने से मतलब है। मैं दुआ करता हूँ जो कोई भी बच्चा अभी ये पेपर देख रहा है उसको फिर से फाउंडेशन के अकाउंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वो डायरेक्टली इंटर का अकाउंट पढ़ेगा, इसलिए यहाँ पे मैंने आंसर यहाँ पे दिखा दिया। और हाँ, किसी बच्चे को अगर एनपीओ डिटेल में पढ़ना है तो ऑलरेडी मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे एनपीओ के सारे लेक्चर्स डाल रखे हैं जिसमें इस टाइप के और इससे काफी हाई लेवल के क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करके रखे। तो यहाँ पे आपने आंसर देख लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ये आपका बैलेंस शीट है, ये आपका रिसीट पेमेंट अकाउंट है, उसके बाद में ये आपके बचे कुछ सारे अकाउंट। देखो मैं एक बार धीरे धीरे स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 वर्किंग नोट, 5 वर्किंग नोट है यहाँ पे, और यहाँ पे ये सब्सक्रिप्शन का छठा और ये सातवां ओपनिंग बैलेंस शीट का वर्किंग नोट, ओपनिंग बैलेंस शीट डन। उसके बाद ये आपका आया क्वेश्चन नंबर 3 का है। 3A के अंदर में क्या बोला था? आर ने बिल ड्रॉ किया है पी के ऊपर। पी कौन है बेटा? यहाँ पे ड्रॉई, बरोबर है। आर कौन है? ड्रॉअर।
और आपको किसके बुक में एंट्री करने के लिए बोला है, आपको बोला है एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पी, बरोबर है, पी के बुक में एंट्रीज करने के लिए बोला है। अकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन है, ये रहा आपका उसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 3A। ये देखो, ये आपको एंट्रीज पास करने के लिए बोली रहेगी। सबसे पहले आर ने पी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, पी के बुक में यानी हमारे बुक में एंट्री करनी है, हमने बिल एक्सेप्ट किया, हमने बिल एक्सेप्ट किया मतलब हमारे लिए बिल पेएबल हो जाएगा। सो आर अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट। उसके बाद में आगे और क्या बोला है बेटा, आर ने उस बिल को डिस्काउंट कर दिया, उसकी एंट्री हमारे बुक में नहीं होगी, आर ने डिस्काउंट किया है, हम पी है। आगे और क्या बोला है बेटा, यहां पे देखना जरा, एंड आर ने इमीडिएटली रेमिट किया हमें 75,200 रुपीज, 75,200 हमें रेमिट किया है। ध्यान से सुनना, अब उसने बिल ड्रॉ किया, उसने टोटल अमाउंट रिसीव किया बैंक से बिल डिस्काउंट करने के बाद 1,88,000, 1,88,000 में से 75,200 हमें दिया, 1,88,000 में से 75,200 ये होता है 40%, यानी 40% हमें मिला और 60% कौन रख रहा है बेटा, आर। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस में भी 40-60 का रेशो रहेगा, इसीलिए डिस्काउंटिंग चार्जेस में भी 40%। 12,000 डिस्काउंटिंग चार्जेस था, 2 लाख का बिल था, 2 लाख में से 188 टोटल हो गया अपना जो उसको मिला है आर को, तो 12,000 डिस्काउंटिंग चार्जेस, उसका 40%, 12,000 का 40% आता है 4,800, वो हम बेयर करेंगे। हमें इतनी कैश मिली, इतना डिस्काउंट, टू आर 80,000। देखो 2 लाख का 40%, 80,000 हमने आर को क्रेडिट दे दिया। उसके बाद में आगे और क्या बोला है, ड्यू डेट के दिन आर पैसा नहीं दे पाया, मतलब बिल का पेमेंट हमने ही कर दिया होगा क्योंकि हमारे लिए बिल पेएबल था। ड्यू डेट के दिन आर पैसा नहीं पे कर पाया तो बिल पेएबल टू बैंक। उसके बाद नया बिल आर ने एक्सेप्ट किया, मेरे पास बिल आ गया, बिल रिसीवेबल टू आर 250, उसमें हमने उस बिल को डिस्काउंट कर दिया, बिल बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और हमने आर को पैसे दे दिए 56,700, और ये 40% नए बिल का जो टोटल डिस्काउंटिंग चार्जेस है उसका 40% हम रखेंगे और 60% कहाँ जाएगा, आर के पास। तो उसका 60% ले लिया मैंने, बिल का जो भी अमाउंट आ रहा है कितना है बेटा, 13,750 का 60% किसको कौन बेयर करेगा, आर। प्रीवियस बिल में भी 60-40 था आर और पी का, नए बिल में भी आर 60% बेयर करेगा अगर कुछ क्वेश्चन में अलग से दिया नहीं है तो 13,750 का 60% मैंने आर को डेबिट कर दिया। उसके बाद ड्यू डेट के दिन आर से पैसे तो आए नहीं, वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो डेफिनेटली वो बिल का जो था, सेकेंड बिल का जो पेमेंट था वो भी हमने ही किया होगा। सो और हम किससे रिकवर करेंगे, आर से। सो आर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,50,000, 2,50,000, यस और नो। और उसके बाद में कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू आर, क्योंकि 50% रिकवर हुआ है, 50% रिकवर नहीं हुआ है। ये रहा बेटा आप लोगों का आर का अकाउंट, यस और नो, जर्नल एंट्रीज के भरोसे। ये आपने सारी चीजें देख लेनी है, सारी फिगर देख लेनी है, जहां जहां पे आपको लग रहा है वहां पे आप लोग इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है इसी में का क्वेश्चन नंबर 3 का बी। 3 के बी के अंदर में देखो क्या चीज दी है बेटा, मिस्टर बी एंड जी हैड द फॉलोइंग म्यूचुअल डीलिंग विथ ईच अदर, 1 मंथ्स क्रेडिट दे रहे बेटा एक दूसरे को, दोनों का आपस में लेन देन चल रहा था और 1 मंथ का क्रेडिट देते थे। यहां पे आपको क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द डेट अपॉन विच द बैलेंस शुड बी पेड सो दैट नो इंटरेस्ट इज ड्यू इधर टू बी और जी, यानी हमें ऐसी ड्यू डेट कैलकुलेट करना है ताकि किसी को भी इंटरेस्ट का लॉस ना हो, मतलब ये एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन है। और एक दूसरे को 1 मंथ का क्रेडिट ये लोग दे रहे हैं बेटा, एक दूसरे को कितने का क्रेडिट दे रहे हैं, 1 मंथ का। तो यहाँ पे कुछ बच्चे विदाउट ग्रेस पीरियड भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, विथ ग्रेस पीरियड भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो ग्रेस पीरियड रहो चाहे ना रहो, आप जो भी है ग्रेस पीरियड अगर आप ले रहे हो तो यू हैव टू पुट एन अजम्पशन दैट वी आर कंसिडरिंग 3 days ग्रेस पीरियड, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा, इसके अंदर में 3 दिन का ग्रेस पीरियड हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी, वी हैव अज्यूम 3 days ग्रेस। जैसे जब गुड सोल्ड बाय मिस्टर बी टू जी, बी जब जी को माल बेचेगा मतलब जी पैसा देगा, तो इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया फॉर जीज पेमेंट और नीचे लिख दिया फॉर बीस पेमेंट, और ये मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। अपना सिंपल सा फॉर्मूला है, जब कभी भी म्यूचुअल डीलिंग एक दूसरे के साथ होती है तो अपना फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा बताओ तो, एवरेज ड्यू डेट का, एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस डिफरेंस इन प्रोडक्ट, ये इतना आया, डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन अमाउंट, ये इतना आया, तो ये आ जाएगा आपका नियर अबाउट 19th of September।
बरोबर है। और यहाँ पे मैंने 3 दिन का ग्रेस पीरियड लिया है, वो मैंने नोट लिख दिया। कोई बच्चा अगर बोलता है कि सर मैं ग्रेस पीरियड नहीं लूंगा, तो हो सकता है वो विदाउट ग्रेस पीरियड लिए भी सॉल्व कर भी लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1 आध 2 दिन का आगे पीछे का फर्क आएगा बेटा, राइट। तो ये आ गया आपका, ये पूरा टेबल बना करके रख लिया। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, ये प्रोडक्ट, ये आपने अमाउंट इनटू डेज प्रोडक्ट, अमाउंट इनटू डेज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट इसका आया, और ये ऊपर वाले का प्रोडक्ट, डिफरेंस इन प्रोडक्ट, ये दोनों का डिफरेंस ये आ गया, और उसके बाद डिफरेंस इन अमाउंट, ये 97,071, इसका डिफरेंस आ गया बेटा 26। सो डिफरेंस इन प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस इन अमाउंट प्लस बेस डेट, है ना। सो बेस डेट में ये डिफरेंस जो भी आ रहा है आपका, डिफरेंस का जो भी डिफरेंस इन प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस इन अमाउंट के जो भी डेज आ रहे हैं, वो डेज आप बेस डेट में ऐड कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा, बरोबर है। तो ये एक बार देख लो, ये आपका स्क्रीनशॉट आपने ले लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन था, बरोबर है। फॉर जीस पेमेंट, फॉर बीस पेमेंट, बाद में ये डिफरेंस इन प्रोडक्ट, डिफरेंस इन अमाउंट, बेस डेट प्लस डिफरेंस इन प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस इन अमाउंट, बाद में बेस डेट में इतना ऐड कर दिया, ये आ गया आपका आंसर। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देन 3 का सी, आपको क्या बोला यहाँ पे, अकाउंट करंट का क्वेश्चन है मिस्टर, ये कौन सा था बेटा, 3 का सी का 1। अब 3C में से 1 सॉल्व करो या 2 सॉल्व करो, मैंने दोनों सॉल्व करके बता दिए। यहाँ पे अकाउंट करंट बनाना है, किसका, लिली का। किसके बुक में बनाना है बेटा, रोज के बुक में। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दिया 3C1 अकाउंट करंट इन द बुक्स ऑफ रोज, किसका है बेटा, लिली इन अकाउंट करंट विथ रोज। ये मैंने पूरा यहाँ पे सॉल्व करके दे दिया है, ये इतना ही है, बस ये इतना ही है, इतना दिख रहा है आपको, ये बॉक्स दिख रहा है बेटा, बस ये इतना बॉक्स है, इतना ही आपने स्क्रीनशॉट लेना है अच्छे से। इसका आपका आंसर आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन 1111.45, यानी 1111.45, ये बैलेंस कैरिड डाउन है। डिफरेंस इन प्रोडक्ट, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आएगा 6,78,000, ये बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आया क्वेश्चन नंबर 3C का 1। और नीचे मैंने दिया है क्वेश्चन नंबर 3C का 2। कंसाइनी के बुक में एंट्रीज पास करने के लिए बोलिए, ये मैंने कंसाइनी के बुक के अंदर में सारी एंट्रीज पास कर दी, अगर आपको दिख रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 3C का 2 इन द बुक्स ऑफ वाई, ये एक्स कंसाइन गुड्स टू मिस्टर वाई, वाई कौन हो गया, कंसाइनी, एक्स कौन हो गया, कंसाइनर। तो ये मैंने एंट्रीज पास कर दिए 3C का 2, दिख रहा है बेटा सभी को। क्वेश्चन नंबर 3 में C का 2, ये सारी एंट्रीज है 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एंट्री कितने नंबर के लिए था, 5 नंबर के लिए। सिर्फ जर्नल एंट्रीज पूछी थी बेटा आप लोगों को यहाँ पे। देन उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4A, 4A के अंदर में आपको क्या बोला है बेटा, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है, यानी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करना है, राइट। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आज 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर के मैं एक पार्टी के लिए एक जगह पे जाने वाला हूँ, तो ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है फाइनल अकाउंट का, ये मैंने अभी तक सॉल्व नहीं किया है, बट मैं फटाफट से आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे बैंक चार्जेस आपके कहाँ पे जाने वाले बेटा, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में चल जाएंगे, बिल्डिंग आपकी बैलेंस शीट की एसेट में चल जाएगी। जो जो पॉइंट्स पे एडजस्टमेंट, वो एडजस्टमेंट में डिटेल में आपको एक बार सॉल्व करके बता दूंगा, राइट। क्वेश्चन बड़ा था, काफी लेंथी था, सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम लग रहा था, और कंटिन्यूस बीवी के कॉल आ रही थी कि आज 31 दिसंबर है, बच्चों का पेपर अभी 1-1.5 घंटे पहले ही हुआ और आप पेपर सॉल्व करने के लिए बैठ गए, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको डोंट वरी मिल जाएगा। क्वेश्चन काफी ईजी है, बट सॉल्व करने में काफी क्लरिकल वर्क था, इसीलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया। कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, कैरिज आउटवर्ड, ये P&L अकाउंट के डेबिट साइड में सेलिंग एक्सपेंस है, ये बैलेंस शीट के एसेट में, बैलेंस शीट के एसेट में, P&L के डेबिट साइड में, P&L के क्रेडिट साइड में, ड्राइंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल से माइनस हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस P&L के डेबिट में, फ्रेट ऑन परचेज ट्रेडिंग के डेबिट में, फर्नीचर फिक्सचर बैलेंस शीट के एसेट में, जनरल ऑफिस एक्सपेंस P&L के डेबिट में, इंश्योरेंस प्रीमियम P&L के डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट बैलेंस है, मतलब दिया है P&L के डेबिट में, लोन लिया है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, प्रिंटिंग स्टेशनरी P&L डेबिट साइड, परचेस रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में परचेस से माइनस होगा, बाद में ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, रेंट फॉर गोडाउन P&L के डेबिट में, सैलरी P&L के डेबिट में, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग के क्रेडिट में सेल्स से माइनस होगा, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है ट्रेडिंग के डेबिट में, सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेटर्स आ गया, व्हीकल बैलेंस शीट के एसेट में, व्हीकल रनिंग एक्सपेंस P&L के डेबिट में, और नीचे आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दी है। वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑन 31 मार्च 2023 4,10,000, इसका एक जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, दूसरा जाएगा बैलेंस शीट के
एसेट साइड में। और आगे बोला है दिस इंक्लूड्स गुड्स रिटर्न बाय अ कस्टमर on 31st March 2023 to the value of 22,000 for which no entry has been passed in the books। मतलब इस क्लोजिंग स्टॉक में जो एक कस्टमर ने माल वापस किया वो तो आ गया है, क्लोजिंग स्टॉक सही है, कस्टमर ने जो माल वापस किया वो आ गया, क्लोजिंग स्टॉक सही है, बट उसकी एंट्री पास नहीं की है, तो वो एंट्री अब पास करेंगे। एंट्री रहेगी हमारी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी और टू डेटर सेल्स रिटर्न टू डेटर 22,000। ये सेल्स रिटर्न कहाँ जाएगा बेटा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में सेल्स में से लेस हो जाएगा और ये बैलेंस शीट के असेट में डेटर से कम हो जाएगा, बेचा हुआ माल वापस आए ना, डेटर से कम हो जाएगा। देन परचेस इंक्लूड फर्नीचर परचेस फॉर 30,000। ऊपर जो परचेसेस दिए उस परचेस के अंदर में गलती से फर्नीचर परचेस भी ऐड कर दिया, तो इसके दो इफेक्ट, परचेस से लेस हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, और दूसरा फर्नीचर में ऐड हो जाएगा, फर्नीचर खरीदा बैलेंस शीट के असेट साइड में फर्नीचर में ऐड हो जाएगा। बाद में इस ऐड किए हुए फर्नीचर पे भी डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा, बरोबर है। कितना सर, 1 अक्टूबर को खरीदा और ये ईयर एंड है 31 दिसंबर। देखो एक बार चेक करो ईयर एंड कौन सा है, ईयर एंड दिया है क्या हम लोगों को, नीचे कस्टमर 31 मार्च सन्ड्री डेटर्स इंश्योरेंस प्रीमियम, ईयर एंड किधर गया रे मुन्ना, जल्दी से आ जा। हाँ, ईयर एंड 31 मार्च 2023 और ये कब खरीदा था, 1 अक्टूबर। सो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 6 महीने का डिप्रिसिएशन लेना है इस फर्नीचर पे, बचे हुए फर्नीचर पे पूरा 12 मंथ का लेना है, क्योंकि ये फर्नीचर बीच में परचेस किया था हमने। बाकी डिप्रिसिएट करना है बिल्डिंग फर्नीचर। ये डिप्रिसिएशन के दो इफेक्ट, एक P&L के डेबिट में और दूसरा बैलेंस शीट के असेट से रिस्पेक्टिव असेट से माइनस करना है। डेटर्स इंक्लूड 35,000 फ्रॉम गोकू एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूड्स 25,000 ड्यू टू हिम। तो ये डेटर क्रेडिटर दोनों भी जगह से कम हो जाएगा, बरोबर है क्या। कितना कम करेंगे, 25,000, क्योंकि 35 में कॉमन फिगर है 25,000, तो 25,000 से डेटर भी कम और 25,000 से क्रेडिटर भी कम। कितने, 25, क्योंकि एक ही पर्सन से लेना है और उसी को देना है, तो उससे लेना कितना है 35 और उसको देना कितना है 25, तो फिर जो दोनों में लोएस्ट अमाउंट है वो कॉमन होती है ना, विच एवर इज लोअर, तो मैंने कम कर दिया। देन प्रोविजन फॉर बैड डेट टू मेंटेन 4% ऑन डेटर्स। ऊपर जो डेटर्स का प्लस माइनस हुआ उसके बाद जो क्लोजिंग डेटर्स आ रहे हैं उसके ऊपर 4% का प्रोविजन रहेगा। दो इफेक्ट, P&L के डेबिट में और एक बैलेंस शीट के असेट में डेटर से माइनस करना है। बट ऊपर में जो डेटर्स का इफेक्ट दिया है, सेल्स रिटर्न बेचा हुआ माल वापस आया, गोकू जो डेटर है वो कम किया है ना, तो ऊपर डेटर कम हुए दो जगह पे, वो डेटर दोनों जगह माइनस करने के बाद जो बचे हुए डेटर्स है उसके ऊपर 4%। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड्स 40,000 42,000 पेड टुवर्ड्स प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड बैलेंस इंश्योरेंस चार्जेस कवर्ड फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 मई टू 30 अप्रैल 2023। सबसे पहले ऊपर में जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, कितना इंश्योरेंस प्रीमियम है बेटा बताओ तो एक बार, 82,500 में से सबसे पहले 42, ये इसके लिए क्या करेंगे, इसके दो इफेक्ट, P&L के डेबिट से इंश्योरेंस को कम कर देंगे और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कैपिटल से कम कर देंगे, ड्राइंग बोल के। बचा कितना बेटा, 82,500 में से 42 चले गए, बचे बेटा आपके 40,500। अब ये 40,500 ये किस पीरियड के लिए है, ये है फॉर 1 मई 22 से लेके 30 अप्रैल 23। मतलब अपना करंट जो पीरियड है, करंट पीरियड है अपना 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23, ये है आपका करंट पीरियड। और ये करंट पीरियड में कितना आ रहा है, इसमें 11 मंथ आ रहा है और बचा हुआ जा रहा है 31 मार्च 23 से लेके 30 अप्रैल 23, ये आ रहा है 1 मंथ। तो अपना 1 मंथ का ही एडजस्टमेंट होगा प्रीपेड का 40,500 डिवाइड बाय 12 इंटू 1, वो 1 मंथ का प्रीपेड रहेगा। एक जाएगा आपका इंश्योरेंस P&L के डेबिट से माइनस, दूसरा बैलेंस शीट के असेट साइड के अंदर में ऐड हो जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस। ये था आपका फाइनल अकाउंट का फुल फ्लेज क्वेश्चन जो मैंने अभी डिस्कस किया। उसके बाद PQR आर द 3 पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से R इज एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। PQR आर गेट टू गेट इंटरेस्ट ऑन 6% पर एनम। ए भैया ये वाला क्वेश्चन जो मैंने पेपर पे सॉल्व किया किधर है,
बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को मैं सॉल्व करके बता दूंगा तुरंत इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर में। आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके मैं भेज दूंगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, चिंता मत करना, बट जस्ट बिकॉज ऑफ 31 दिसंबर कुछ एक दो क्वेश्चन इसके अंदर में देखना बेटा। इसका पेपर लिखा होगा मैंने, जो पेपर पे लिखा है वो पेपर दे दे फटाक से, अभी के वीडियो में दिखा देता हूँ। चल ठीक है बच्चों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये वाले क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा। और कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया है बेटा, देखो तो जरा। हाँ आ जाओ। सो फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ अ कंसर्न प्रिपेयर अ मशीनरी अकाउंट। बच्चों जो एक दो क्वेश्चन छूट गए ना, ऑप्शन वाले क्वेश्चन छूटे होंगे, उसका आंसर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक दो दिन के अंदर में आ जाएगा। डोंट वरी, चिंता मत करना बेटा, राइट। आपको दिख रहा होगा मैं कितनी घाई कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि वाइफ के दोस्त यारों के फोन पे फोन आ रहे हैं, जो कि आज 31 दिसंबर है और आप लोगों का आज का अकाउंट्स का पेपर हुआ है। जो बच्चे दिसंबर 2023 एग्जाम दे रहे हैं, तो जितनी जल्दी हो सके चोरी छुपे मैंने पेपर सॉल्व किया, राइट। आ जाओ। सो फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंसर्न प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। मशीनरी परचेस किया था सेकेंड हैंड मशीनरी 2 लाख की, ये देखो 2 लाख रुपीस मैंने यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद उसी मशीन पे सेम डे रिपेयर मेंटेनेंस भी हमने किया है, क्योंकि सेकेंड हैंड मशीन खरीदने के बाद और यूज करने के पहले जो भी रिपेयर मेंटेनेंस करते हो असेट की वैल्यू में ऐड हो जाते हैं। तो ये देखो मशीन की वैल्यू में ऐड कर दिया 50,000। देन परचेस एडिशनल न्यू मशीनरी 30 जून को, 30 जून को एक और न्यू मशीन खरीदा और उसके ऊपर इंस्टॉलेशन का खर्चा किया। रिपेयर मेंटेनेंस ये मशीन अकाउंट में नहीं आएगा, ये ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द मशीन जो भी रिपेयर मेंटेनेंस करते हो रेवेन्यू एक्सपेंस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। सो असेट के वैल्यू में ऐड नहीं करेंगे, नोट लिखा होगा अपने एग्जाम के अंदर में कि हम लोग ये ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद जो मशीन हमने सेकेंड हैंड खरीदा था वो बेच दिया फॉर 1,55,000, लेकिन कब बेचा, 30 जून को। तो 30 जून तक का डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो बुक वैल्यू आ रही है उस बुक वैल्यू को कंपेयर करेंगे सेल प्राइस के साथ, जो मैंने साइड में वर्किंग नोट बना दिया। ये हो गया पूरा मशीनरी वाला क्वेश्चन जो है ना डिप्रिसिएशन का। एक स्क्रीन में आ गया, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। ये देखो मशीन 1 जो हमने खरीदा था 250 का, फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया, बचा इतना। 6 महीने का और डिप्रिसिएशन माइनस किया 30 जून तक, तो जिस दिन बेचा उस दिन का बुक वैल्यू कितना है 2,13,750। बेचा 155 में, लॉस हो गया 58,750 का, इसकी हमने एंट्री पास कर दी। बाय बैंक 1,55,000, बाय लॉस 58,750। ये डिप्रिसिएशन 6 महीने का, और ये बची हुई मशीन 2 पे पूरे 12 मंथ का डिप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस आ गया मशीन का। ये पूरा मशीनरी वाला कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5B, क्वेश्चन नंबर 5B यहाँ पे आ गया एक स्क्रीन के अंदर में, राइट। उसके बाद में 5 का C, ट्रिपल कॉलम आपको कैशबुक बनाने के लिए बोला है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक बार देखना। ये ट्रिपल कॉलम कैशबुक का क्वेश्चन पूरा एक स्क्रीन में आ गया, क्वेश्चन नंबर 5C, बरोबर है। स्क्रीनशॉट ले लेना। जहां जहां पे मैंने C लिख करके सर्कल किया है वो सारी कॉन्ट्रा एंट्री है, वो सारी क्या है बेटा, कॉन्ट्रा एंट्री है। इस क्वेश्चन में एक ही चीज खास थी कि आखिरी में 10,000 रुपए की कैश छोड़ के जो भी बचा हुआ आ रहा है, 10,000 रुपए का कैश छोड़ के जो भी बचा हुआ कैश आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर, वो बैंक में डिपॉजिट कर दो। जो भी आखिरी में 10,000 का कैश छोड़ के बचा हुआ आ रहा है वो बैंक में डिपॉजिट कर दो। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, और कैश के क्रेडिट में बाय बैंक। इन्होंने बोला 10,000 का कैश हाथ में रखना है, बचा हुआ एक्सेस कैश बैंक में डिपॉजिट करना है, तो एक्सेस कैश बैलेंसिंग फिगर आ गया यहाँ पे, राइट। ये था क्वेश्चन नंबर 5C ट्रिपल कॉलम कैश बुक का। कितने नंबर के लिए दिया था, 5 नंबर के लिए, बरोबर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6A ए लिमिटेड का क्वेश्चन है। देखो जरा यहाँ पे क्या बोला बेटा, ए लिमिटेड इशू 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 इच एट ए प्रीमियम ऑफ 25 पर शेयर। यहाँ पे 29,000 अप्लीकेशन है, 25,000 ही शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, 4,000 अप्लीकेशंस को हमने रिजेक्ट कर दिया, और ये इशूड एट प्रीमियम है। आपको यहाँ पे एंट्रीज और कैशबुक बनाने के लिए बोला है। कुछ बच्चों ने सारी जर्नल एंट्री लिख के अलग से कैशबुक बनाई होगी, या कुछ बच्चों ने सिर्फ कैश बैंक छोड़ के जो बचे हुए ट्रांजेक्शन है वो जर्नल एंट्री में लिखा होगा, और कैश बैंक वाले ट्रांजेक्शन कैश बुक में लिख लिए होंगे, है ना। ये देखो मैंने ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 6A। मैंने सारी एंट्रीज लिख ली है। अब इसमें से कैश बैंक वाली एंट्रीज जो थी, ये कैश बैंक वाली, वो आप कैश बुक के अंदर में पोस्ट कर दोगे। कैश बुक का कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम। ये देखो बैंक के डेबिट में 2 एप्लीकेशन, सो बैंक अकाउंट के डेबिट में 2 शेयर एप्लीकेशन, कितना आ जाएगा 14,50,000। उसके बाद बैंक के क्रेडिट में बाय शेयर एप्लीकेशन, ये रीपे किया, रिफंड किया ना, जो रिजेक्ट किया वो यहाँ पे आ जाएगा बैंक के क्रेडिट में, या पोस्टिंग कर लेना इसके अंदर में। ये था बेटा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6A।
देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग पूछा है 5 नंबर के लिए। सब फील्ड यानी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, एचआरए अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करना है, मॉड्यूल के अंदर में दिया हुआ है, काफी इजी क्वेश्चन था। तो अब रुको, मेरी तरफ से पेंडिंग क्या है आप लोगों का, एक ये वाला क्वेश्चन है, एक ये वाला क्वेश्चन पार्टनरशिप वाला, और एक ये वाला क्वेश्चन। ये दोनों भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके इसी वीडियो, और एक फाइनल अकाउंट वाला है ना, तो सॉल्व करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो मेरे हिसाब से पेपर काफ़ी 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 इजी था। पेपर में कोई ऐसा दमखम नहीं था, लेंदी था पेपर नो डाउट। अगर बच्चे ने कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई की होगी तो आराम से उसने पूरा पेपर सॉल्व किया होगा, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सीए फाउंडेशन के एग्जाम का जो रिजल्ट आने वाला है। उसके लिए मैं आप लोगों के लिए दिल से प्रेयर कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे नंबर से पास हो जाओ, एंड ऑल द बेस्ट, हैप्पी स्टडीज, टेक केयर, बाय। और हाँ नलायको, अपने सीए इंटर की बैचेस जैसे आपकी सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आ जाएगा उससे 1 से 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी, फेस टू फेस एट प्रेस्टीज पॉइंट पुणे, लाइव स्ट्रीमिंग एट अवर ओनली लेक्चर्स ऐप, एंड रिकॉर्डेड इन GD PD, राइट, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव दोनों में रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है। थैंक यू।